सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हवेली के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और कोई उनके एकदम पीछे आकर रुक गया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा घबराते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़े और उन्होंने देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा चौंक गए क्योंकि उन्होंने कदमों की आवाज साफ साफ सुनी थी। अचानक सिद्धार्थ की नजर नीचे जमीन पर पड़ी तो उसे वहां 2 जूते दिखे। सिद्धार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले वो जूते अपने आप पीछे मुड़े और चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य व्यक्ति जूते पहन के चल रहा हो। उस अदृश्य व्यक्ति ने बड़े गंभीर आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा पहले हिचकिचाए, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से कहा, घबराओ मत, मेरे पीछे आओ। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ना चाहते हुए भी उसके पीछे गए। वो अदृश्य व्यक्ति उन्हें फिर से उन कमरों में लेकर गया। एक के बाद एक कमरे आते गए और फिर वो जौहर कुंड वाला कमरा आया। वहां सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम कौन हो और हमें कहां लेकर जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा। तीनों आगे चलते रहे। तब पिशाचराज का कमरा आया, जो अब पिशाचराज की माया खत्म होने के बाद विशाल आयाम एक छोटे से कमरे में बदल गया था। वो अदृश्य व्यक्ति उन दोनों को उस कमरे के अंत में लेकर गया, जहां दरवाजा नहीं बल्कि एक छोटी सी खिड़की थी। उस खिड़की के पास आकर वो जूते रुक गए। तब सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा भी रुक गए और उस अदृश्य व्यक्ति ने कहा, यह आपका अगला दरवाजा है जो आपको खोलना है। सिद्धार्थ ने कहा, यह दरवाजा है? यह तो एक खिड़की है। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह खिड़की जैसी छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे आगे जाने का दरवाजा है। बूढ़े बाबा ने कहा, यह तो हम अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, तुम्हें हमें दिखाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस दरवाजे के पीछे छुपी मेरी प्रेमिका से मिलने के लिए आतुर हूं। सिद्धार्थ चिढ़ते हुए कहता है, अरे ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई गुड्डे गुड़ियों की कहानी लग रही है क्या? हो कौन आप, पहले ये बताइए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं मदन हूं। 120 साल पहले मैं और मेरी प्रेमिका किशोरी यहां इसी गांव के रहने वाले थे। मुझे किशोरी नाम के इसी गांव की लड़की से प्रेम हो गया। हम दोनों एक जाति के नहीं थे, इसलिए हमारे प्रेम को कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं और किशोरी यहां इस हवेली के पीछे छुप छुप कर मिला करते थे। हमें पता था कि उस हवेली से सारा गांव डरता है, इसलिए हमें वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हम एक दूसरे से इस हवेली के पीछे 1 साल तक बिना किसी रुकावट के आसानी से मिला करते थे। एक दिन जब हम इसी हवेली के पीछे मिले, तब मौसम बड़ा सुहाना था और किशोरी की सुंदरता देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे किसी भी तरह किशोरी को अपनी बाहों में कस के पकड़ना था, उसे चूमना था, उसे वो सुख देना था जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। किशोरी भी यही चाहती थी, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। मैं और किशोरी दोनों गांव की इस हवेली को लेकर जो राय थी, उसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। ऐसी भूत प्रेत की बातों में हम दोनों में से कोई विश्वास नहीं करता था। इसीलिए उस दिन मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और इस हवेली की एक खिड़की को तोड़कर दोनों हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर आते ही हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे के होंठों को पागलों की तरह चूमने लगे। हम दोनों ही बड़े उत्सुक हो गए थे। हमें ना आओ दिखा न ताओ, तुरंत ही एक दूसरे के कपड़े निकालने लगे। उसने मेरा कुर्ता उतार दिया और मैंने उसके पल्लू को हटाकर उसकी चोली खोल दी। हम दोनों एक दूसरे के आगोश में इतने खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें कोई देख रहा था। देखते ही देखते कुछ ही पल में हम दोनों के शरीर पर सिवाय मेरे पैरों के जूते और उसके पैरों में पायल के एक भी कपड़ा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के साथ वो पल बिता रहे थे जिसके लिए हमने कई हफ्तों से और कई सालों की प्रतीक्षा की थी। हमारी सालों पुरानी इच्छा पूरी हो रही थी, इसलिए हम बेपरवाह हो गए थे। हमने न हमारे लाज शर्म का ध्यान रखा और ना ही हमारी सुरक्षा का।
अचानक पीछे से एक अनजान शक्ति आई और न जाने कैसे हम दोनों पर हावी हो गई। हम दोनों को वो शक्ति उठा उठा कर पटक रही थी। मैं किशोरी की और किशोरी मेरी हालत देख नहीं पा रहे थे। हम दोनों लहूलुहान हो चुके थे। तब अचानक वो शैतानी शक्ति ने मुझे उठाया और टूटे हुए कांच के टुकड़े पर गिराने ही वाला था कि किशोरी ने उसे प्यार का वास्ता दिया और शक्ति से मुझे छोड़ देने के लिए कहा। किशोरी के ऐसा कहते ही उस अनजान शक्ति ने मुझे नीचे उतार दिया और कहा, बहुत प्यार उमड़ा है एक दूसरे के लिए, तो चलो ठीक है, नहीं मारती मैं तुम दोनों को, लेकिन तुम्हारे प्यार की परीक्षा में जरूर लूंगी। देखते हैं कब तक एक दूसरे के लिए तड़पते रह सकते हो। ये कहते ही मुझे दृश्य बनाकर इस हवेली में किसी कोने में सजा दिया और मेरी किशोरी को किसी कमरे में कैद कर लिया। मैं वैसे तो सो रहा था, लेकिन आज तक क्या कर रहा था उस सब की जानकारी मुझे हो रही थी। मैं बस अपनी इच्छा से हिलडुल नहीं पा रहा था। मुझे इतना पता था कि जिस वक्त मैं नींद से जागूंगा उस वक्त वो दरवाजा आ चुका होगा जिसमें मेरी किशोरी है। आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए और मुझे मेरी किशोरी से मिलवा दीजिए। इस व्यक्ति की यह कहानी सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो अभी भी इसी कमरे के अंदर है? हो सकता है कि वो मर चुकी हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, यदि वो मर जाती तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति से कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरे कहानी में सिर्फ तुम और तुम्हारी प्रेमिका थे, तो वो कौन था जिसने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वो मुंगेरी था। जब मैं और किशोरी यहाँ आते थे तब मुंगेरी हवेली के सामने बैठकर पहरा देता था। उस दिन हम दोनों के काफी समय ना लौटने पर यह भी भीतर आया था और उस व्यक्ति ने उसे नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति ने मुंगेरी को उसी वक्त मार दिया और उसकी आत्मा तब से अब तक यहाँ भटक रही है। मुझे और किशोरी को मिलवाने की वो आज भी कोशिश कर रहा है। वो बोल नहीं पाता, इसलिए आपको रोकता तो भी कैसे, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने एक दूसरे को देखा और उससे कहा, ठीक है, इतने साल प्रतीक्षा की है तो एक दिन और प्रतीक्षा कर लो। हम कल सुबह यहाँ फिर से आएंगे इस दरवाजे को खोलने। अब काफी देर हो चुकी है, हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। उस अदृश्य शक्ति ने कहा, जी जरूर जाइए, दरवाजा आपके लिए खुला है, पर याद रखिए मदन किशोरी की प्रेम कहानी आपको पूरी करनी होगी। सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराए और बूढ़े बाबा के साथ हवेली के बाहर की ओर चलने लगा। उस अदृश्य व्यक्ति के कहे अनुसार हवेली का दरवाजा खुला था। दोनों उस हवेली से बाहर निकले और गांव की तरफ चल दिए। वहां मयूर वन में अनंग पिशाच विद्याधर यक्षों का अतिथि बनकर उनके साथ भोजन करने बैठा हुआ था। तब यक्ष पद्मराज ने पिशाच से पूछा, आप लोगों का आहार क्या होता अनंग महोदय? तब पिशाच ने कहा, वैसे तो हम कई दिनों तक या कई सालों तक बिना आहार के रह सकते हैं, लेकिन भोजन के सामने आने पर हम खाना छोड़ते भी नहीं। जो तामसिक वृत्ति के पिशाच होते हैं वो मनुष्यों का मांस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो न मिला तो जानवरों के मांस और रक्त से पेट भर लेते हैं। और अच्छे पिशाच होते हैं वो फल, फूल, हवा और वो सब खा लेते हैं जो एक साधारण मनुष्य खा सकता हो। यह सुनकर पद्मराज मुस्कुराए और अनंग से कहा, तुम हमें बड़े भाने लगे हो अनंग। पहली बार एक पिशाच देखा जो इतना सौम्य हो, सुशील हो और जिसके आंखों में सच्चाई। तब अनंग ने कहा, हालांकि मैं पिशाच राज का सबसे चहेता पिशाच था, मैंने अपनी सारी माया उनसे ही सीखी, लेकिन मुझे पहले से ही पिशाच राज का साथ पसंद नहीं था। और जब मोतीबाई ने हम पर सात्विक विधि करके हमें अपने वश में किया, तब मेरे अंदर रहे थोड़े बहुत तामसिक वृत्ति भी समाप्त हो गए। तब पद्मराज ने कहा, अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम करो, कल सूर्योदय होते ही हम स्वयं हमारे कुछ विद्याधर यक्षों को साथ लेकर तुम्हारे साथ वीरानगढ़ चलेंगे। उनके इस बात पर अनंग ने चैन की सांस ली और सबके साथ भोजन करने लगा। वहां गांव में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा पहुंचे। उन्होंने हवेली में हुई सारी घटना गौरी और मोतीबाई को बताई। तब मोतीबाई ने कहा, क्या नाम बताया तुमने? मदन और किशोरी। ये दोनों री प्रेम कहानी पूरे वीरानगढ़ में कुख्यात थी। मारे बाबूजी कहा करते थे कि जो लड़का लड़की अपनी मर्जी से प्रेम करे से, दूसरी जाति वाले से प्रेम करे से, उनकी हालत मदन किशोरी जैसी हो जावे से, यानी उन्हें चुड़ैल का श्राप लग जावे से। मने लाग गया कि ये कहानी सिर्फ डराने वास्ते लोग बोलिया करे से, लेकिन बाबा रे बाबा, ये कहानी तो सच निकली।
बूढ़े बाबा ने कहा, मैं उस वक्त गांव के लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मोतीबाई ठीक कह रही है। उनके गायब हो जाने के बाद पूरे गांव में हवेली के प्रति डर और भी फैल गया था। तब गौरी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अगले दरवाजे को खोलना ही पड़ेगा। इन दोनों प्रेमियों को मिलवाना हमारा कर्तव्य है ना सिद्धार्थ? गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और मुस्कुराई। सिद्धार्थ भी मुस्कुराया और गौरी का हाथ पकड़ लिया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, उस पिशाच का कोई समाचार नहीं है। हो सकता है वो मदद लेकर कल सुबह तक लौट आए। तब तक आज की रात हम सबको एक साथ सोना चाहिए। मोतीबाई और बाकी के गांव वालों को ये बात रास आई और सब एक जगह पर जमा हुए और सब सो गए। सारी रात शांति से गुजरी। जब रात ढलने आई, आसमान में सूरज की हल्की हल्की किरणें दिखने लगी। तब सिद्धार्थ की अचानक से नींद खुली। वो उठकर ठंड में शॉल लपेटकर कुछ दूर तक एक जले हुए पेड़ के पीछे लघु शंका का निवारण करने गया। तब तक उसे अचानक आसमान में कुछ अजीब सा दिखा। सिद्धार्थ चौकन्ना हो गया। वो उस तरफ दौड़ा जहां लोग सोए हुए थे। उसने वहां पहुंचकर अपनी चंद्रवीज तलवार निकाली और आवाज करके सबको उठाया और कहा, सब सावधान हो जाओ, वहां कुछ तो है जो हमारी ओर आ रहा है। यह कहकर सिद्धार्थ ने आकाश की तरफ इशारा किया। ऐसा क्या देखा सिद्धार्थ ने आकाश में जिसे देखकर चौकन्ना हो गया? क्या था उस अगले दरवाजे के पीछे जो मदन किशोरी की प्रेम कहानी से जुड़ा था? क्या वीरानगढ़ के लोगों को मदद करने के पीछे यक्ष का सिर्फ बड़ा दिल था, या इसमें छुपा था उनका कोई स्वार्थ? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।